1326 में बोरसा के हाकिम ने ओरहान के सामने हथियार डाल दिए। बोरसा की फतह के साथ ही उस्मानियों के लिए फतह के दरवाजे खुल गए, लेकिन इसी साल सल्तनत उस्मानिया के बानी सरदार उस्मान की भी मौत हो गई। उस्मान ने वसीयत की थी कि उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके बेटों में तकसीम न की जाए, बल्कि उसकी सल्तनत का वाहिद वारिस उसका बेटा ओरहान गाजी होगा। इसके साथ ही ओरहान बगैर किसी खून रेजी के अपने बाप की जागीर का मालिक बन गया। इस ऑटोमन एम्पायर की तीसरी किस्त में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान ओरहान गाजी की कहानी दिखा रहे हैं। 1326 में बोरसा फतह हुआ तो उस्मानियों के हाथ गोया सोने की चिड़िया लग गई। अब उनके हाथ एक ऐसी सरजमीन थी जिसे वो सल्तनत का नाम दे सकते थे, और उन्होंने ये नाम दिया भी। ओरहान ने पहली बार अपने लिए सुल्तान का टाइटल चुना। इससे पहले उस्मानियों में सरदार के लिए बे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ओरहान बे नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान बन चुके थे, और उसके सामने थी बे यारो मददगार बाज़ंटाइन एम्पायर। तुर्कों में एक रिवायत थी कि वो नॉन मुस्लिम से जिहाद करते जिसे वो गाजा का नाम देते, और गाजा करने वालों को गाजी कहा जाता। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि तुर्क सरदारों और सुल्तानों को गाजी भी कहा और लिखा जाता है, जैसे अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी, ओरहान गाजी। ओरहान उस्मानियों के तख्त पर बैठा तो उस्मानियों की फतूहात की रफ्तार भी तेज हो गई। अनातोलिया के इलाके में बाज़ंटाइन एम्पायर का कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। सिर्फ इस छोटे से इलाके में बाज़ंटाइन एम्पायर के कुछ किले मौजूद थे। ओरहान ने इन किलों को एक एक करके फतह करना शुरू कर दिया। अपने इन किलों को इस तरह एक एक करके उस्मानियों के हाथों में जाता देखकर रोमन शहंशाह मुख्तसर लश्कर के साथ उस्मानियों से मुकाबले के लिए निकला। बाज़ंतीनी फौज सी ऑफ मारमुरा के साथ साथ मार्च करती हुई निकोमीडिया यानी मौजूदा अजमीर या अजमत शहर की तरफ बढ़ने लगी। इधर ओरहान भी अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा ताकि बाज़ंतीनियों को रास्ते में ही रोका जा सके। ओरहान ने ऐसे पहाड़ी इलाके में डेरे डाले जहां उसे स्ट्रेटेजिक फायदे हासिल थे। उसने निकोमीडिया शहर की तरफ जाने वाली सड़क को भी ब्लॉक कर दिया। जून के महीने में दोनों फौजों में सख्त लड़ाई हुई, लेकिन हार या जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था, और फिर एक अनहोनी हो गई। रोमन फौज के साथ वही हुआ जो इससे कई साल पहले अल अरसलान से जंग के दौरान हुआ था, और जिसकी कहानी हम ऑटोमन एम्पायर की पहली किस्त में दिखा चुके हैं। यानी जंग के दौरान ही ये अफवाह फैल गई या तुर्कों की तरफ से फैला दी गई कि रोमन शहंशाह उस्मानियों के हाथों मारा गया है। ये खबर जैसे ही रोमन फौजियों तक पहुंची, वो अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग से इधर उधर भागने लगे। उस्मानी जीत चुके थे। रोमन फौज के कदम उखड़ गए और वो कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग गई। इसके बाद रोमन शहंशाह भी अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरह कुस्तुनतुनिया पहुंच गया। इस जंग को आज बैटल ऑफ पेलकनून के नाम से याद किया जाता है। ये जंग कहने को तो कोई बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन ये उस्मानियों और रोमन शहंशाह के रूबरू पहली जंग थी, और इस हार ने बाज़ंतीनियों पर बड़ा नफ्सियाती असर डाला। अनातोलिया के वो इलाके जो कभी बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा थे, बाज़ंतीन ने इस शिकस्त के बाद कभी उन इलाकों को वापस लेने की जुर्रत नहीं की, बल्कि बाज़ंतीन ने अपने इस छोटे से जिस इलाके को बचाने के लिए ये जंग शुरू की थी, इस शिकस्त के बाद वो उस्मानियों के खौफ से अपने इन इलाकों या किलों में सप्लाई पहुंचाना भी बंद कर दिया। ये बाज़ंतीनी इलाके दारुल हुकूमत की मदद के बगैर कब तक उस्मानियों का मुकाबला करते, इसलिए ये किले एक एक करके उस्मानियों के सामने हथियार डालते चले गए। ओरहान ने 1331 में नेकिया और 1337 में अजमत शहर को भी फतह कर लिया। नेकिया और अजमीर के बशिंदे तेजी से बढ़ती हुई उस्मानी कौम में शामिल हो गए, और 1340 तक इनकी अक्सरियत इस्लाम भी कबूल कर चुकी थी। अब तक बाज़ंतीन का ये इलाका बथीनिया भी मुकम्मल तौर पर उस्मानियों के हाथ में आ चुका था, यानी पूरे अनातोलिया से बाज़ंतीन का खात्मा हो चुका था। उस्मानी कुस्तुनतुनिया के दरवाजे तक जा पहुंचे थे। ओरहान ये दरवाज़ा पार करना चाहता था, और उसने ये मुश्किल दरवाज़ा पार किया। ओरहान का ख्वाब था कि वो यूरोप में दाखिल होकर बाज़ंतीन के खिलाफ गाजा यानी जिहाद करे। यूरोप में दाखिल होने के दो ही रास्ते थे। पहला ये कि कुस्तुनतुनिया जैसे अजीम शहर को फतह करके यूरोप में दाखिल हुआ जाए, जो कि उस वक्त उस्मानियों के लिए नामुमकिन था। उस्मानियों के पास ना ही इतनी फौजी ताकत थी और ना ही कोई ऐसा जदीद साजो सामान था कि इस अजीम शहर का मुहासरा किया जा सके। सो इसके अलावा यूरोप में दाखिल होने का दूसरा रास्ता दर्राए दानियाल से होकर गुजरता था। इस मकाम से जहाँ समंदर की चौड़ाई सबसे कम थी, लेकिन ये रास्ता भी उस्मानियों के लिए बंद था। वजह ये थी कि उस्मानियों के हमसाये में यहाँ तुर्कों की ही एक सल्तनत केरासी सल्तनत थी। ये कहने को तो एक तुर्क सल्तनत थी, लेकिन थी बाज़ंतीन के इत्तेहादी और उस्मानियों की दूसरी बड़ी दुश्मन। उस्मानी और केरासी एक दूसरे को एक आंख नहीं पाते थे। इन शॉर्ट उस्मानियों का इस रास्ते से दर्राए दानियाल के जरिए यूरोप में दाखिल होना भी नामुमकिन था, और अगर उस्मानियों को दर्राए दानियाल तक एक्सेस चाहिए थी तो इसके लिए केरासियों को मिटाना ज़रूरी था। सो ओरहान ने भी यही किया। ओरहान ने केरासियों के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया
और आखिर में कराची सल्तनत उस्मानियों के सामने घुटने टेकते टेकते ख़त्म हो गई। अब उस्मानी सल्तनत की सरहदें दर्रा दानियाल तक पहुंच गई, लेकिन समंदर को पार करके यूरोप में लैंड करना ही असल चैलेंज था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाता है। हुआ ये कि बाज़ंतीन के सबसे अहम जर्नैल कैंटाकुजीनस ने बाज़ंतीन के खिलाफ बगावत कर दी और पर्दे के पीछे ओरहान से हाथ मिला लिया। कैंटाकुजीनस शहंशाह को बरतरफ करके खुद शहंशाह बनना चाहता था, तो इस बगावत की कामयाबी के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी ताकत में इजाफा करे। उसकी नज़र में उस्मानियों से बड़ा इत्तेहादी उसे खिते में कोई नहीं मिल सकता था। इसके अलावा वो बैटल ऑफ पेलिकनून में उस्मानियों की बहादुरी और जंगी महारत को भी अपनी आंखों से देख चुका था। सो उसने बाज़ंतीन के खिलाफ बगावत करते हुए ओरहान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कैंटाकुजीनस ने पेशकश की कि अगर उस्मानी बाज़ंतीन के खिलाफ उसका साथ देंगे तो कैंटाकुजीनस अपनी बेटी की शादी ओरहान से कर देगा, और इसके अलावा भी कई फवायद का वादा किया। ओरहान ने कैंटाकुजीनस से कहा कि हम एक शर्त पर तुम्हारा साथ देंगे, अगर तुम उस्मानियों को सही सलामत दर्रा दानियाल पार करके यूरोप में गैलीपोली के मकाम पर एक मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे दो। कैंटाकुजीनस को उस्मानी फौज की मदद चाहिए थी और यूरोप में चाहिए थी, सो उसने ये शर्त मान ली। लेकिन इस एक शर्त ने यूरोप की तकदीर बदल डाली। ओरहान और कैंटाकुजीनस का इत्तेहाद बाज़ंतीन के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। खत्म होती बाज़ंटाइन एम्पायर में सिविल वॉर शुरू हो गई। एक तरफ उस्मानी तुर्क और बाज़ंतीन का सबसे बड़ा जर्नैल कैंटाकुजीनस थे, जबकि दूसरी तरफ रोमन शहंशाह और उसके कुछ छोटे मोटे इत्तेहादी थे। ये सिविल वॉर कई साल तक चलती रही, लेकिन आखिरकार रूमी शहंशाह को कैंटाकुजीनस के सामने हार मानना पड़ी और कैंटाकुजीनस को शरीक शहंशाह बना दिया गया। ओरहान का ससुर कैंटाकुजीनस रोमन एम्पायर का शहंशाह बन चुका था। उस्मानियों का असर और रसूख दम तोड़ती सल्तनत के अंदर तक हो गया। अब वादे के मुताबिक कैंटाकुजीनस ने उस्मानियों को यूरोप में दाखिल होने और गैलीपोली में मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे दी। ओरहान ने अपने बेटे सुलेमान को एक फौजी दस्ते के साथ गैलीपोली भेज दिया। उस्मानी खून का एक कतरा बहाए बगैर यूरोप में दाखिल हो गए। सुल्तान ओरहान का बेटा सुलेमान उस्मानी फौज के साथ दर्रा दानियाल पार करके यूरोप पहुंचा तो वो गैलीपोली में सिर्फ मिलिट्री बेस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने यूरोपीय रोमन सल्तनत में पेशकदमी शुरू कर दी और यूरोप में थ्रेस के इलाके पर कब्जा कर लिया। थ्रेस पर उस्मानियों का कब्जा हुआ तो यूरोप में खतरे की घंटी बजने लगी। रोमन सल्तनत में कैंटाकुजीनस के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। उसी ने उस्मानियों को यूरोप में दाखिल होने की इजाज़त दी थी। कैंटाकुजीनस ने सुल्तान ओरहान को लिखा कि उस्मानी यूरोप में पेशकदमी ना करें, वो सिर्फ गैलीपोली तक महदूद रहें या फिर वापस चले जाएं। लेकिन ओरहान ने जवाब दिया कि रोमन सल्तनत के जो इलाके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन चुके हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। यूं गैलीपोली और थ्रेस के इलाके मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गए। ये सब कुछ कैंटाकुजीनस की वजह से हुआ था, इसलिए उसके खिलाफ बगावत हो गई और कुस्तुनतुनिया में उसका तख्ता उलट दिया गया। रोमन सल्तनत को एक नया शहंशाह मिल गया जो उस्मानियों का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था। लेकिन ये रोमन शहंशाह भी उस्मानियों को ना रोक सका। अब तक ताकतवर उस्मानी तुर्क जो कुस्तुनतुनिया के मशरक में तो थे ही, लेकिन अब वो कुस्तुनतुनिया के मगरब में यूरोप में भी एक बड़ी ताकत बनते जा रहे थे। कुस्तुनतुनिया दोनों तरफ से उस्मानी तुर्कों के शिकंजे में आ चुका था, लेकिन फिर वो हो गया। 1362 में उस्मानियों के पहले सुल्तान ओरहान फौत हो गए, लेकिन अपनी मौत तक ओरहान अपने बाप से विरसे में मिली सल्तनत को 2-3 गुना फैला चुका था। उस्मानी खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, यूरोप में अपने कदम मजबूत कर चुके थे। सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर ओरहान के बाद नया सुल्तान आया तो यूरोप के ईसाइयों ने सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग का नतीजा क्या निकला और किस तरह एक आम और गुमनाम से सलीबी सिपाही ने तुर्कों के सबसे बड़े सुल्तान की जान ले ली, ये सब आपको ऑटोमन एम्पायर की चौथी किस्त में दिखाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर आप पहली 2 किस्तें देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अर्तुगरुल कौन था जिसकी मौत तो 1280 में हुई थी, लेकिन दुनिया में उसकी शोहरत इसकी मौत के कई सदियां बाद 2014 में हुई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अर्तुगरुल कौन था तो ये पहली किस्त देख सकते हैं, और अगर आप ऑटोमन एम्पायर के बानी उस्मान गाजी की कहानी जानना चाहते हैं तो ये दूसरी किस्त देख सकते हैं।